Hello, my dear students. Welcome to Sudarshan batch of Visionary Study Hub. Today we are going to study a important topic about idioms and phrases. क्योंकि आपके idioms और phrases क्या है बहुत ही important topic होते हैं, ये भी हमारे दो दो नंबर के आते हैं, आप जानते हैं ना, एक एक नंबर हमारे लिए क्या है बहुत ही important है। तो आज मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के idioms और phrases लिए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको क्या करते हैं, सारे idioms phrases देख लेते हैं तो आपके दो नंबर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जितने भी कहते हैं इंपॉर्टेंट idioms phrases हैं उन्हीं को क्या किया है, लिया है। ये क्या है, idioms and phrases, और ये हमारा क्या इंटर में कितने नंबर का आता है, ये हमारा 2 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का। तो आप लोग याद रखिएगा कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है idioms and phrases। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे idioms और phrases को कैसे लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको और आसान करने के लिए हिंदी तो लिख दी, बट आपको हिंदी लिखना नहीं है, क्योंकि हिंदी इसलिए लिखा है ताकि आपको क्या हो, मीनिंग को समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेता है कि अ बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे यहाँ पे पहला क्या है, पहला इडियम्स है यहाँ पे अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। क्या होती है, झगड़े की जड़, अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो यहाँ पे लिखा गया है क्या, कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल। तो यहाँ पे कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि बताओ अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में आपको क्या करना होगा, सही ऑप्शन को टिक करना होगा। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़ होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है ना, कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि जो कश्मीर है ना, इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, वो झगड़े की जड़ है। तो देखो यहाँ पे आया क्या, अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़ है किसके किसके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या झगड़े की जड़ है। यहाँ पे देखो दो कुत्ते क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं ना। यहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या होता है, झगड़ना, यानी कि जो झगड़े का क्या हो, कारण हो। ठीक है, या कॉज ऑफ डिस्प्यूट भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट, अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब भी क्या होता है, झगड़ा, वाद विवाद। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ बेड ऑफ रोजेस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक है, अ बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या होता है, फूलों की सेज होती है। क्या होती है, फूलों की सेज, यानी कि फूलों की सेज का मतलब क्या हो गया, अ कंफर्टेबल लाइफ। क्या होता है, अ कंफर्टेबल लाइफ कह सकते हो। ठीक है, या वेरी कंफर्टेबल, यानी कि क्या हो, जो बहुत ही आरामदायक होता है उसे क्या कहा जाता है, बेड ऑफ रोजेस। यानी कि भाई जब फूलों की क्या हो, सेज हो, फूलों का बिस्तर है, तो क्या होगा, वो आरामदायक होगा ही ना। इसका मतलब क्या हो गया, वेरी कंफर्टेबल। तो कभी कभी ऐसे आपको 4 ऑप्शन में पूछ लेता है कि अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है क्या, वेरी कंफर्टेबल। अब सेंटेंस बनाओगे, द पोस्ट ऑफ डीएम इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जो डीएम की पोस्ट होती है ना, बेड ऑफ रोजेस नहीं होती, अर्थात वो फूलों की सेज नहीं होती, बिकॉज इट्स फिल्ड विथ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती है, जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसको नेगेटिव में बना दिया गया, द पोस्ट ऑफ डीएम इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, या द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं, अ ब्लैक शिप। अ ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ व्यक्ति, यानी कि क्या कह सकते हो, स्पॉइल्ड मैन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, या मूर्ख व्यक्ति कह सकते हो कि एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शिप ना। तो मोस्टली एवरी फैमिली, लगभग क्या होता है, हर परिवार में क्या होता है, अ ब्लैक शिप होता है, यानी कि एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अ ब्लैक शिप बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अबोलिना चाइना शॉप। अबोलिना चाइना शॉप का मतलब क्या होता है, अनाड़ी व्यक्ति। क्या होता है, अनाड़ी या नौसिखिया कह सकते हो, जिसे हम नॉविस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉविस। नॉविस मतलब क्या होता है, नौसिखिया। या एन एक्सट्रीमली क्या होता है, ऑकवर्ड। एक्सट्रीमली ऑकवर्ड का मतलब भी क्या होता है, अनाड़ी व्यक्ति होता है। ठीक है, मोहन इज लाइक अ बोलिना चाइना शॉप। मोहन क्या है, एक अनाड़ी व्यक्ति की तरह है। ही ऑलवेज ब्रेक्स थिंग्स इन द हाउस। वह क्या करता है, वो अक्सर घर की चीजों को तोड़ देता है। क्या कैसे लोग होते हैं, वो अनाड़ी लोग होते हैं। अगला देखते हैं, अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज मतलब क्या होता है, मूर्खों का स्वर्ग, यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं क्या होते हैं, वो कल्पनाओं में खोए रहते हैं। तो क्या कहा जाएगा, मूर्खों का स्वर्ग कहा जाएगा। या हवाई महल बनाना या हवाई किले बनाना, जब अपनी कल्पनाओं में क्या करते हैं, हवाई महल या हवाई किले बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फूल्स पैराडाइज। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज आफ्टर स्पेंडिंग हिज सेविंग, यानी कि अपने पैसों को खर्च करने के बाद वो किसमें डूबा हुआ है, यानी कि वह हवाई महल बनाने में डूबा हुआ है। अगला सेंटेंस देखते हैं, एप्पल्स ऑफ वंस आई। एप्पल्स ऑफ वंस आई का मतलब क्या होता है, आंखों का तारा होना, यानी कि वेरी डियर। वेरी डियर मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा होना।
तो कभी कभी इस तरीके से मीनिंग भी पूछ लेता है। आपको ऑप्शन में भी याद रखना है, वेरी डियर, बहुत प्यारा होना। तो माई सन इज एन एप्पल्स ऑफ माई आईज, यानी कि जो मेरा बेटा है वो क्या है, मेरी आंखों का तारा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आ चाइल्ड्स प्ले। आ चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, वेरी इजी, यानी कि क्या होता है, इजी वर्क, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं जो हमारे लिए क्या हो, बहुत आसान हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि चाइल्ड्स वर्क या चाइल्ड्स प्ले। तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है आसान काम। तो यहाँ पे लिखा गया टू पास द बोर्ड एग्जाम इज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, यानी कि मेरे लिए बोर्ड एग्जाम पास करना क्या है, एक बच्चों का खेल है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। आ फूल्स पैराडाइज, आ फूल्स पैराडाइज का मतलब भी क्या होता है, हवाई महल बनाना। ठीक है, तो बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस, यानी कि क्या होता है, मूर्खतापूर्ण चीजों में क्या होना, बहुत ज्यादा, बीइंग क्या होना, बीइंग हैप्पी, खुश होना। जैसे कहा गया ही इज अ फेलियर इन लाइफ एज ही लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज, यानी कि वह फेल होने के बावजूद भी क्या है, वह अपने उन जीवन की आशाओं में कह सकते हो, या उन जीवन की क्या हो जाएगा, कल्पनाओं में क्या कर रहा है, यानी कि हवाई महल बना रहा है। आ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है लोहे के चने चबाना, यानी कि कोई मुश्किल से मुश्किल काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कोई मुश्किल से मुश्किल जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, आ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि लोहे के चने चबाना। यानी कि आ डिफिकल्ट टास्क क्या होता है, आ डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट टास्क का मतलब क्या होता है, यानी कि जो क्या हो, यानी कि जो कठिन काम हो। ठीक है, अब जैसे कहा गया टू पास द बोर्ड एग्जामिनेशन इज आ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि बोर्ड एग्जाम को पास करना क्या है, लोहे के चने चबाने के बराबर है। ठीक है, तो विदाउट हार्ड वर्क वी कैन नॉट पास आवर एग्जामिनेशन। आ व्हाइट एलिफेंट, आ व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही महंगी चीज, बहुत ही कॉस्टली चीज रखना। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आ व्हाइट एलिफेंट। आ व्हाइट एलिफेंट मतलब जानते हो ऐसी बहुत रेयर चीज होती है ना। यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, यानी कि समथिंग एक्सपेंसिव व्हिच इज पजेस नो वैल्यू, यानी कि ऐसी कोई क्या महंगी चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे आ मॉडर्न लेडी इन अ पुअर टीचर्स हाउस इज अ व्हाइट एलिफेंट। अब लिखा गया मॉडर्न लेडी, यानी कि क्या हो, एक मॉडर्न, एक आधुनिक महिला है इन अ पुअर टीचर्स हाउस, यानी कि एक बेचारे टीचर के घर में ना एक क्या हो, मॉडर्न लेडी हो, तो क्या है, इज अ व्हाइट एलिफेंट। तो किसके बराबर है, एक बताओ कीमती वस्तु के समान या कीमती व्यक्ति के समान है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या होता है, निसफल प्रयास करना, यानी कि अ फ्यूटाइल सर्च होता है। क्या होता है, फ्यूटाइल सर्च। इसका मतलब क्या होता है, निष्फल प्रयास करना, यानी कि ऐसा प्रयास करना जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी थॉट दैट हर सन वाज डूइंग अ वाइल्ड गूस चेज, उसने सोचा कि उसका जो बेटा है ना वो क्या कर रहा था, वो एक निष्फल प्रयास कर रहा था जिसका कोई अर्थ नहीं था। अगला देखते हैं, आर रिलेटेड डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर रिलेटेड डे, आर रिलेटेड डे का मतलब क्या होता है, एन इंपॉर्टेंट डे, यानी कि एक महत्वपूर्ण दिन। जैसे हम लोग बोलते हैं 26 जनवरी इज द रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के इतिहास में क्या है, जो 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, क्या है, इज द रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारतीय इतिहास में क्या है, एक महत्वपूर्ण दिन। तो आर रिलेटेड डे का मतलब क्या होता है, एक महत्वपूर्ण दिन होता है। द रिपब्लिक डे इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि जो रिपब्लिक डे है वो क्या है, भारतीय इतिहास में क्या है, एक महत्वपूर्ण दिन है। इस तरीके से सेंटेंस भी बनाना आप लोग क्या करने, क्या करेंगे, सीख लेंगे। नेक्स्ट है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मतलब क्या होता है, ईमानदार होना, यानी कि हमें क्या होना चाहिए, वी शुड बी अबव बोर्ड इन आवर वर्क, हमें अपने कामों में क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, यानी कि ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक का मतलब क्या होता है, ईमानदार होना। तो वी शुड बी अबव बोर्ड इन आवर वर्क, हमें अपने काम में क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो याद रखना आ अबव बोर्ड, जैसे माय फ्रेंड इज अबव बोर्ड इन एवरी वर्क। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, सर्वे सर्वा। क्या होता है, सर्वे सर्वा, यानी कि जैसे जो हमारे फादर है, जैसे मैंने कहा कि माय फादर इज ऑल इन माय फैमिली, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वे सर्वा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सर्वे सर्वा का मतलब क्या होता है, यानी कि जो मुखिया व्यक्ति होता है, यानी कि जो घर का सबसे मुख्य व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सभी अधिकार होना, जिसके पास सारे अधिकार होते हैं। हैविंग ऑल अथॉरिटी, अथॉरिटी मींस क्या होता है, अधिकार। तो यहाँ पे लिखा गया है ना, माय फादर इज ऑल इन माय फैमिली, यानी कि मेरे पिता ही क्या है, मेरे परिवार के क्या सर्वे सर्वा है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है, बिना भेदभाव के, यानी कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव। तो यानी कि एवरीबॉडी विदाउट, क्या लिखा गया, डिस्टिंक्शन बोल सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हो। यहाँ पे लिखा गया द रूल्स ऑफ द रोड अप्लाई टू ऑल इन सन्ड्री, यानी कि द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि जो सड़क के नियम होते हैं ना वो क्या होते हैं, बिना भेदभाव के, यानी कि सबके लिए क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। अप्लाई मतलब लागू होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
अ फीदर इन वंस कैप। अ फीदर इन वंस कैप का मतलब क्या होता है? एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, यानी कि एक उपलब्धि जिस पर हमें क्या हो, गर्व हो। ठीक है, यानी कि द प्रमोशन वाज अ फेदर्स इन हिज कैप, यानी कि जब प्रमोशन हुआ तो क्या हो गया, वाज अ फेदर्स इन हिज कैप का मतलब उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि क्या कर ली, प्राप्त कर ली। आ लेम एक्सक्यूजेस मतलब होता है झूठे बहाने बनाना या असंतोषजनक क्या करना, बहाने बनाना, यानी कि वीक एक्सक्यूजेस करना। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो रोज क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लेम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, यानी झूठे बहाने बनाते हैं ना। तो मोहन वाज पनिश्ड, मोहन को दंडित किया गया ना, एज जैसा कि ही गिव अ लेम एक्सक्यूजेस फॉर हिज एब्सेंस, उसने अपनी अनुपस्थिति के लिए क्या किया, यानी कि झूठे बहाने बनाए, इसलिए उसे क्या किया, उसे पनिश किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं, एट डैगर्स डॉन। डैगर्स डॉन का मतलब क्या होता है, ओपन एनमिटी, जिसका मतलब क्या होता है, खुली दुश्मनी। एक तरीके से जब क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या रखते हैं, खुली दुश्मनी रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एट डैगर्स डॉन ना। अब जैसे बोल सकते हो क्या, पाकिस्तान इज अ डैगर्स ड्रॉन टू द इंडिया, यानी कि जो पाकिस्तान है और भारत है वो क्या है, दोनों में क्या है, खुली दुश्मनी है, ओपन इनमिटी है। ड्यू टू कश्मीर, कश्मीर के कारण इंडिया एंड पाकिस्तान आर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन ना, तो कश्मीर के कारण क्या है, भारत और पाकिस्तान में क्या है, खुली दुश्मनी है, ओपन इनमिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलायंस शेयर। अलायंस शेयर का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा भाग। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया क्या, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का क्या हो, सबसे बड़ा हिस्सा। अब यहाँ पे लिखा गया कि द एल्डेस्ट सन, जो एल्डेस्ट सन था, यानी कि जो सबसे बड़ा बेटा था ना, गॉट, उसे मिला अलायंस शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी, उसे पिता की संपत्ति में क्या मिल गया, एक बड़ा भाग प्राप्त हुआ। जैसे आई हैव गॉट अलायंस शेयर इन माय फादर्स प्रॉपर्टी। इस तरीके से क्या करेंगे लोग, सेंटेंस बना लेंगे। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया, विथ ऑल वंस बिलोंगिंग, बिलोंगिंग मतलब क्या क्या होता है, जितने भी सामान हो गया, सामान के साथ। अब जैसे लिखा गया कि 1947 द इंग्लिश लेफ्ट, द इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेज होता है, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज। अब यहाँ पे लिखा गया 1947 में जो अंग्रेज थे ना, लेफ्ट इंडिया, उन्होंने भारत को छोड़ दिया। कैसे छोड़ा, बैग एंड बैगेज मतलब क्या होता है, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। 1947 में अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया को छोड़ दिया। तो याद रखना बैग एंड बैगेज। कभी कभी इसमें क्या किया जाता है, एरर पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखना, यहाँ पे विथ लगा देता है, विथ बैग एंड बैगेज, बट विथ का यूज नहीं किया जाएगा। बैग एंड बैगेज के साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, कभी कभी सिंटैक्स में एरर पूछ लेता है। ठीक है, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, दिन दूनी रात चौगनी, जिसे कहा जाता है ना कि इंडिया क्या कर रहा है, दिन दूनी रात चौगनी क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है। तो इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से। वेरी क्या हो जाएगा, रैपिडली, रैपिडली मतलब क्या होता है, तेजी से। यहाँ पे हो गया, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब भारत बहुत तेजी से क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, इसका मतलब क्या होता है, एक धनी परिवार में जन्म लेना। कौन से परिवार में जन्म लेना, तो बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द फैमिली या इन द माउथ कह सकते हो। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, एक कैसे धनी परिवार में हुआ था, यानी कि अमीर घराने में क्या होना, पैदा होना। तो बॉर्न इन अ रिच फैमिली, जिसका यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, एक धनी परिवार में हुआ था। किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, सगे संबंधी या रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी या रिश्तेदार। ठीक है, तो किथ एंड किंड। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेंटेंस बनाया है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिससे हमारी जान पहचान होती है ना, या सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। इसका मतलब क्या लिखा गया कि द प्रिंसिपल इज द किथ एंड किन ऑफ माय ग्रैंडफादर, यानी कि जो प्रिंसिपल है ना, इज द किथ एंड किन मतलब यानी कि वह रिश्तेदार है या सगे संबंधी है किसके, ऑफ माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के। अगला सेंटेंस देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गेट रीड, गेट रीड ऑफ मींस क्या होता है, छुटकारा पाना। ठीक है, जैसे आई वांट टू गेट रीड ऑफ माय ऑल बैड हैबिट्स, मैं अपनी सारी बुरी आदतों से क्या करना पाता हूँ या क्या करना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा गया कि आई वांट टू गेट रीड ऑफ माय लेजी सर्वेंट, मैं अपने आलसी नौकर से क्या करना चाहता हूँ, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो याद रखना, गेट रीड ऑफ मींस क्या होता है, छुटकारा पाना। लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर का मतलब होता है चाहत होना या इच्छा होना, चाहत होना या इच्छा होना। इसका मतलब क्या होता है, डिजायर। तो लिखा गया द यंग लैड लॉन्ग फॉर कॉफी, यानी कि जो यंग लैड था, यानी कि जो नवयुवक, लैड, लैड मींस होता है लड़का, जो नवयुवक लड़का था उसने क्या किया, उसे इच्छा थी, उसे चाहत थी फॉर
कॉफी किसकी? कॉफी के लिए। ठीक है, अगला सेंटेंस या अगला क्वेश्चन। अब हमारा क्या हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, वो पूरे हो चुके हैं। अब अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 2 मार्क्स क्या कर सकते हैं, आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको सारा अगर आप देख लेंगे तो इसी में से आपका क्या हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंस जाएंगे। ओके।